Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 14 जनवरी 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इंद्रावती नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर में जितने भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे के करंट अफेयर्स हैं वो सभी के सभी एक जगह पे आपको मिल जाते हैं, चाहे वो द हिंदू के हों, चाहे वो आपके इंडियन एक्सप्रेस के हों, चाहे वो दूसरे और भी कोई इंपॉर्टेंट सोर्सेज के हों। सभी का कंपाइलेशन डेली बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है बिल्कुल एंड वाला पार्ट। उसमें क्या है, उसमें आपको दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट दिया जाएगा। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, जो भी यहाँ पर आपका जो कंसंट्रेशन पावर है उसकी टेस्टिंग होगी लास्ट में, क्योंकि जो भी सुना होगा उसके आधार पे टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जब आप टेस्ट देंगे तो आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप भी सब पार्टिसिपेट करें। थोड़े समय बाद आपको इसके बेनिफिट्स नजर आएंगे, क्योंकि लास्ट में जब आप जगह जगह पे टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो वहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं डेली ही करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपको उसी प्रकार के टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मेक श्योर करें दोस्तों, उसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। जो हमने थंबनेल में मेंशन किया है, ये आर्टिकल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे सभी जगह पे चर्चाओं में है, तो इस वजह से हमारे लिए बहुत काम का भी है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। हाइड्रोजन का जो इंपॉर्टेंस है दुनिया भर में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हम हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो अब इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए दोस्तों इंडिया ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन तैयार कर ली है और अभी यहाँ पर इंजन रेडी किया गया है। और ये जो इंजन है ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंजन बताया जा रहा है, क्योंकि इस इंजन का जो टोटल कैपेसिटी है वो है 1200 हॉर्स पावर की। तो अभी तक इस तरीके का इंजन किसी ने डेवलप नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से ये चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने लास्ट ईयर नवंबर 2024 में भी इसका अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अब जनवरी 2025 में इसको लेकर कुछ नई डेवलपमेंट्स आई हैं जो आपके सामने ये प्रेजेंट है कि हमने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल और कह सकते हैं जो हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है वो तैयार किया है और इस इंजन को टेस्ट किया जा रहा है अभी के समय पर, स्पेशली हरियाणा के अंदर में। और कुछ रूट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो आने वाले समय पर एक बड़ा अचीवमेंट इंडिया के हाथ में हो सकता है, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड में देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमने वेरियस प्रकार के जो एग्रीमेंट्स है उसको साइन कर रखा है, ढेरों कमिटमेंट्स दुनिया को दे रखे हैं। तो उसको अचीव करने में बड़ी हेल्प हो सकती है। वो कैसे होगी वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये कुछ डिटेल्स याद रखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको चाहे जितने भी आर्टिकल पढ़ा हूँ न्यूज़पेपर के, चाहे कितने भी आर्टिकल्स आप देख पाएंगे, द हिंदू के आर्टिकल्स हैं सारे, तो हर एक आर्टिकल में पर्याप्त मात्रा में डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। जब मैं डिटेल कह रहा हूँ तो इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कुछ नोट वगैरह बना के रख सकें, है ना। तो अगर आप पीडीएफ लेना ही चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो कोई अच्छा पीडीएफ आपके पास में होना चाहिए जहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएँ। इस तरीके से दोस्तों आपको चीज़ें रेडी करके यहाँ पर दी जाती हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आप देख पाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में। तो मैंने आपको बताया रिसेंटली यहाँ पर ये कुछ चर्चाएं हो रही थी। आज अगर हम दुनिया में भी पूरा सिनेरियो देखते हैं हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में, तो जर्मनी यहाँ पर इकलौता देश है जो कमर्शियल तौर पे हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जर्मनी के अलावा भी कुछ देश हैं, लेकिन वो कमर्शियली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जर्मनी के अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो उसमें यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब देश हैं, जापान है, ये भी टेस्टिंग फेज में ही है। ये भी अपने यहाँ पे हाइड्रोजन की एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज को टेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है। समझ गए। अब सुनिएगा आगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सुनिए, जब हम बात करते हैं आज के समय पर नॉर्मल ट्रेन की, तो पहले यहाँ पर पहले की ट्रेन जो हुआ करती थी वो कोयले से चलती थी, कोयला बेस्ड ट्रेन हुआ करती थी। अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, अगेन कोयले से ही प्रोड्यूस की जा रही है।
मैक्सिमम बिजली तो कोयले से ही प्रोड्यूस की जा रही है ना आज भी भारत में। तो कोयला जल देगा तो यहाँ पर बिजली मिलेगी, उस बिजली से आप ट्रेन को ऑपरेट कर लेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि ये कोयला जलेगा तो इसके पीछे कार्बन एमिशन तो हो रहा है ना, पॉल्यूशन तो हो रहा है। तो हमारा मेन पर्पज़ है क्यों ना हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, फिर आगे धीरे धीरे करके यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का क्यों ना इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन का यूज़ होने लगेगा फिर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होने लगेगा। इसी के बारे में जो चर्चाएं हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2023 से हो रही है ना, 2025 आ चुका है, अब यहाँ पे टेस्टिंग शुरू हुई है। 2023 फरवरी के महीने में जब बजट आया था देश का, अभी भी बजट आने वाला है 2025 का, पता होगा 1 फरवरी को बजट आ जाएगा। तो उस समय पर जब 2023 वाला बजट आया तो फिनांस मिनिस्टर ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया और उन्होंने एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, और उस स्कीम का नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। इस स्कीम का मेन पर्पज़ यही है कि जितने भी ट्रेन्स हैं उन ट्रेन्स में हम लोग हाइड्रोजन वाला जो ये पावर है उसको ऐड करें, जिससे वो ट्रेन जो चलने की कैपेसिटी है वो, अगर हम देखेंगे जैसे आज कोयला बिजली से चल रही है, स्पेशली बिजली से, तो फिर यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हाइड्रोजन से क्यों ना चलाया जाए इन ट्रेन्स को, क्योंकि हाइड्रोजन से चलाई जाएगी तो आने वाले समय पर हम जो हो रहा पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट के ऊपर में जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ें भी थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी जो टेस्टिंग है वो हरियाणा में चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया। इंडियन रेलवे ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि वो इस तरीके की 35 हाइड्रोजन ट्रेन बनाएंगे और हर एक ट्रेन बनाने में 80 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 70 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो इतना खर्चा आने वाला है अगर हम ये काम करेंगे। फिर हमने कुछ टारगेट सेट किए हैं कि ठीक है हम 35 ट्रेन तो चलाएंगे, लेकिन हमारा मेन पर्पज़ है अलग अलग सेक्शंस में चलाना या अलग अलग रूट में चलाना। तो वो कुछ रूट आगे डिफाइन करे जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों आज ये जो हम एक शानदार सा प्रोजेक्ट सोच के चल रहे हैं, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। तो सर वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने यह है कि ऐसे हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में इसको चलाना, ऑपरेट करना, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। धीरे धीरे करके यहाँ पर ये थोड़ा सा कंट्रोल होगा खर्चा, बट शुरुआत में तो खर्चा होगा ना, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? अगर यहीं पे खर्चा करेंगे तो बाकी सारे और भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर में कैसे हम चीज़ें बैलेंस करेंगे, ये हमारे सामने एक कह सकते हैं चैलेंज रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है हाइड्रोजन की, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम ही इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल का होता है। तो इसी फ्यूल सेल का हम यूज़ करने वाले हैं। इस फ्यूल सेल का जो मेन हिस्सा है, मेन कोर है, उसको सॉलिड और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट से तैयार किया जाता है ताकि आगे के प्रोसेस को अंजाम दिया जा सके। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की है, इंजन तैयार किए हैं, ये भी यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के आधार पर चलने वाला है। ये फ्यूल सेल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा और उस बिजली से ट्रेन की मोटर चलेगी, जिससे यहाँ पर ट्रेन आगे चलने वाली है। समझ रहे हैं? इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि मेंशन किया जा रहा है हाइड्रोजन ट्रेन जब हमारे पास में सक्सेसफुली एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे होगा, तो इससे एनवायरमेंट को सबसे पहला फ़ायदा यह है कि जो पुराने डीजल से चलने वाले इंजन हैं या डीजल से चलने वाली ट्रेन है, उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि डीजल भी जलेगा तो उससे भी बहुत सारा पॉल्यूशन रिलीज होता है। ठीक है, अगर हम डीजल जलाते हैं तो उससे भी दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब यहाँ पे एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हाइड्रोजन बेस्ड अगर ट्रेन होगी तो इससे ढेरों फायदे हमारे सामने हो सकते हैं। समझ गए? क्योंकि ये इतने खतरनाक पोल्यूटेंट्स को एमिट नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं किस तरीके से और भी परीक्षण किया जाता है, क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि हम एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जहाँ पे ऐसी ट्रेन्स को डेवलप किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज यहाँ पे शामिल हो रही हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि अभी तो हम ट्रेन तक आ चुके हैं, आगे हमारा मेन पर्पज़ है ट्रक्स लेकर आना, टग बोट्स बनाना जो हाइड्रोजन पे चलाई जाएँ, जिससे यहाँ पर ऑल ओवर जी पोल्यूशन के ऊपर में ध्यान रखा गया है। और पोल्यूशन काउंटर होगा तो क्लाइमेट चेंज को भी दोस्तों हम काउंटर कर सकेंगे। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। अभी ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल और भी हैं जहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स आपको मिलेंगी और आपको नोट्स बनाने की जो टेंशन है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप लोग यहाँ पर ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये पीडीएफ डेट वाइज पढ़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है?
अगर आप इस ग्रुप को आज भी ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है केवल आज से ही ये सब पीडीएफ्स मिलेंगे, पुराने जितने भी पीडीएफ है वो सब आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो एक ही बार में अगर आप ये अपना अमाउंट खर्च करते हैं तो आपका अमाउंट रिकवर भी हो जाने वाला है, बेनिफिट्स फ्री भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन करने का फी पेमेंट जस्ट 499 है फॉर दी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं और पीडीएफ के जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं फ़ायदे हैं वो उठा सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बाकी मेक श्योर करना है यार, चैनल के ऊपर में एक सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसको भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। हमारा टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ जाना, आप उसको अचीव करवा पाएंगे। चलिए अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, द हिंदू का ही आर्टिकल है। आज से 2 दिनों पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था। पढ़ना कैसे ये सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनते चलना, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, टेस्ट देना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है बात करता है डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जिस स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पे यूरोप के अंदर में तो चिंता भड़की, साथ ही साथ में बहुत सारे और भी कंट्रीज है दोस्तों, वहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा जो चिंताएं हैं वो देखने को मिल रही है कि भाई ट्रंप आ तो रहे हैं सही, अब यहाँ पर ट्रंप संभालने वाले हैं यूएस की प्रेसिडेंसीशिप, लेकिन आने से पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि जो ग्रीनलैंड है, उसके अलावा कनाडा है ना, कनाडा का तो यहाँ पर बोल ही चुके हैं, काम ही कर चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को पहले ही गवर्नर मेंशन कर चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो से कह ही चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो चाहे तो कनाडा को 51वां स्टेट बना दें यूएसए का, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में अभी 50 स्टेट्स हैं, है ना, 50 स्टेट्स मिलकर यूएसए बना हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप मेंशन कर चुके हैं कि कनाडा को 51वां स्टेट बना दिया जाए तो यानी कि यूएसए में मर्ज हो जाए कनाडा। फिर बात आती है पैनामा कैनाल की। पैनामा कैनाल को यहाँ पर दोस्तों ये यूएसए लेना चाह रहा है करंट समय पर, लेकिन दोस्तों ग्रीनलैंड, कनाडा, पैनामा कैनाल ये तो छोड़ो, अभी रिसेंट पता है क्या स्टेटमेंट आई है, तो स्टेटमेंट बहुत दिनों से चल रहे हैं, अभी स्टेटमेंट आया है गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना यहाँ पर यह है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया जाए, नाम बदलकर क्या किया जाए, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाए, कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको अब मैक्सिको का नहीं है, ये गल्फ अमेरिका का गल्फ होगा। ये यहाँ पर ट्रंप का आज के समय का स्ट्रैटेजी है। तो करंट समय पर इसी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो सर गल्फ ऑफ मैक्सिको है क्या जिसका नाम बदलने के लिए बोला जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ है, क्योंकि रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपके नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में प्रेजेंट है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट एक मैप दिखाऊं तो हम चलते हैं थोड़ा सा मैप के ऊपर में, ये रहा अपना मैप, ये रहा हमारा इंडिया, हमें चलना है यहाँ पे यूएसए। तो यूएसए कैसे जाएंगे हम दोस्तों, ये आप देख पाएंगे, इंडिया से घूमते हुए हमें चलना होगा ये वेस्ट एशिया। अभी आज हम वेस्ट एशिया का डिस्कशन भी करने वाले हैं, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सब देश चर्चाओं में अभी कवर करेंगे, स्पेशली कच्चे तेल को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अफ्रीका है, अफ्रीका से क्रॉस करके हमें चलना है इधर साउथ अमेरिका। ठीक है, अब साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में यहाँ पर एक पतली सी पट्टी से यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जॉइंट बना हुआ है। लेकिन पतली सी पट्टी के बीच में जॉइंट बना हुआ तो है, यहाँ पर आप देख पाओगे एक कंट्री है पैनामा, और यहीं पर यहाँ पे छोटा सा कैनाल है जिसको बोलते हैं पैनामा कैनाल। एक ऐसा पैनामा कैनाल जो यहाँ पर एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है और इन दो पर्टिकुलर ओशन को जोड़ने का काम करता है। पतला सा रास्ता जहाँ से जहाज़ आसपास हो सकते हैं, इधर जहाज़ निकल सकता है, इधर से उधर निकल सकता है। ठीक है, तो एक पैनामा कैनाल क्रिएट किया गया, जैसे स्वेज कैनाल है उसी प्रकार से पैनामा कैनाल। ठीक है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिलहाल हम पैनामा कैनाल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको को। तो ये ऊपर आप देख पाएंगे दोस्तों, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के से बहुत लंबी बाउंड्री लगती है मैक्सिको की। एग्जैक्टली ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं ये मैक्सिको के साथ में लगने वाली बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गल्फ क्या होता है, इस तरीके से आप देख पाओगे समुद्र में जो ऐसे अंदर धंसा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं गल्फ। तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है अभी करंट समय पर मैक्सिको के नाम पे है। तो यूएसए बोलता है कि भाई इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों कहना है, नाम हटाओ इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम हटा के इसको यूएसए के नाम पे कर देना चाहिए। यह होना चाहिए गल्फ ऑफ अमेरिका, नॉट गल्फ ऑफ मैक्सिको। लंबे समय से इसको हम गल्फ ऑफ मैक्सिको ही कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पे इस गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो ये लोकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए।
अब ये पढ़ना कैसे है इसको सुनिएगा। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये हमारे अटलांटिक ओशन के साथ में भी जुड़ता है। यही गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरिबियन सी के साथ में भी जुड़ता है। लेकिन कैसे जुड़ता है? ये दो पतले पतले रास्ते हैं, एक पतला रास्ता यह है और एक रास्ता यह है। इन दोनों रास्तों के अपने अपने नाम हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है। अब ये कैसे ध्यान में रखना है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एग्जैक्ट तो आपने मोटा मोटा जो लोकेशन है वो दिखा लिया है और ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ एग्जैक्टली गल्फ ऑफ मैक्सिको है कहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आगे की बात सुनिएगा। चलिए ये वाला मैप देखो आप, इतना हिस्सा हम लोगों ने गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया यही गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन के साथ में ज्वाइंट होता है, जुड़ता है। लेकिन कैसे जुड़ता है? एक पतला सा रास्ता है। जो पतला सा रास्ता दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाओगे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे यूएसए का स्टेट है फ्लोरिडा, तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से ही यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन जुड़ते हैं। आपसे क्वेश्चन बन जाए, बताइए स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा कौन से दो पर्टिकुलर रीजन के बीच में है? तो ऊपर फ्लोरिडा है, नीचे क्यूबा है, इनके बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, लेकिन यही मैंने आपको ये भी बताया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरिबियन सी के साथ में भी जुड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर भी दोस्तों एक पर्टिकुलर स्टेट है, पतला सा चैनल है, इसको बोलते हैं यूकाटन चैनल। ठीक है, अब यूकाटन चैनल क्यों रखा गया है? क्योंकि दोस्तों ये आप देख पाओगे ये है मैक्सिको, मैक्सिको का ये वाला जो हिस्सा है यह है यूकाटन पेनिनसुला। देखिए गल्फ क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से अंदर से धंसा हुआ हिस्सा ये गल्फ कहलाता है। और पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो वाला यहाँ पर पर्टिकुलर लैंड एरिया होता है जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। जैसा आप देख पाओगे यह है मैक्सिको का पेनिनसुला, एक जगह से यह है समुद्र से घिरा हुआ, एक जगह से ये, एक जगह से ये। तो यूकाटन पेनिनसुला और क्यूबा, इसके बीच से जो चैनल निकलता है वो है यूकाटन चैनल। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हमारा कैरिबियन सी के साथ में यूकाटन चैनल के माध्यम से जुड़ता है। ठीक है, और इधर अटलांटिक ओशन के साथ में स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से जुड़ता है। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, और बस खाली डीपली मैंने आपको पढ़ा दिया है ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये सब चीज़ें याद रहे। ठीक है, ये पता चल गया दोनों पॉइंट जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं यही जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, इसको कई बार मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिकाज भी बोला जाता है। ये दुनिया का अपने आप में सबसे बड़ा गल्फ है, इस तरीके का यहाँ पे सबसे बड़ा गल्फ है। लोकेशन हम लोग यहाँ पर ये क्लियर कर ही चुके हैं। ठीक है, अब बताया जाता है इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो वेदर पैटर्न है वो बदलता रहता है। यहाँ पे कई बार जैसे साइक्लोन होता है ना, उसी प्रकार का यहाँ पे हरिकेन्स, टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म्स ये बनते रहते हैं। अब आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसमें कहीं से तो पानी आके गिर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, तो जो नदियां हैं, दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों जो इस गल्फ में आके गिरती हैं, एक है आपकी मिसिसिपी रिवर, दूसरी है रियो ग्रैंडे। अगर मैं आपको यहाँ पर यही पर्टिकुलर मैप में दिखाऊं तो ये आप देख पाएंगे दोस्तों, ये आ रही है मिसिसिपी रिवर ओवर से। ठीक है, और ऐसी यहाँ पर एक और नदी आती है, ये आप देख पाएंगे रियो ग्रैंडे। तो ये एक नदी ये आ रही है, एक नदी ये आ रही है। ये दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आके खाली होती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर में। इनके नाम भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि आपको पता है समुद्र के नीचे बहुत सारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जो भंडार है वो प्रेजेंट है। पेट्रोल भी हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल गैस भी निकालते हैं। तो बताया जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुत सारा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी एग्जैक्ट लोकेशन। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली खबर को दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चर्चाएं भी हो रही हैं। आज से कुछ दिनों पहले भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था, कल भी पब्लिश हुआ था कि भाई 2024 वाला जो पर्टिकुलर ईयर है ये पहला ईयर ऐसा निकल कर आया है जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के हर एक लिमिट क्रॉस हो चुके हैं। ये सही बात भी है। इवन क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे इस बार इतनी ठंड नहीं पड़ रही है ना। अभी एक आध दिन पड़ी है, फिर से यहाँ पर ठंड कम हो गई है, फिर यहाँ पर मतलब ऊपर नीचे हो रहा है ये मामला। और अभी 2024 का जो पिछला साल निकला है, पिछले साल जो गर्मी थी वो यहाँ पर काफ़ी भयंकर थी, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग लिमिट के हर एक जितने भी लिमिट्स है वो क्रॉस हुई। ये बात किसने बताई है? ये बात दोस्तों यहाँ पर हमें बताई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो बेसिकली यहाँ पर दुनिया का मौसम विभाग इसको कह सकते हैं। जैसे इसी के अंडर में आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का मौसम विभाग है, भारत के मौसम के बारे में जानकारी देता है। ये दुनिया के मौसम के बारे में जानकारी देता है। ये न्यूज़ आर्टिकल है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सीधा वो पढ़ो, मुद्दे पे पढ़ो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो जो यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, अगर आप इसको देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया 2024 अभी तक का सबसे ज़्यादा गर्म साल रह चुका है सारे रिकॉर्ड्स को अगर हम देखते हुए चलें तो ये बात बोली है WMO ने। नाउ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में WMO के बारे में। कैसे बनेगा सर ये WMO क्या है? WMO यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोफिजिक्स, इसको लेकर डेटा प्रोवाइड करवाना। या इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना के रखता है। अलग अलग इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं अलग अलग देशों के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसको 1950 में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर 1950 में जब ये बनाया गया तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ओरिजिनेट हुआ है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको 1873 में बनाया गया था। तो समय के साथ में जब यहाँ पर 1950 का समय आया तो यहाँ पर इसी को ही हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना। इसका मेन काम क्या है? हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसको लेकर जानकारी प्रोवाइड करवाना, क्लाइमेट का पैटर्न कैसा चल रहा है उसको लेकर जानकारी प्रोवाइड करवाना, वाटर रिसोर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो सब जानकारी प्रोवाइड करवाने का काम इस WMO का होता है। नाउ एक और पॉइंट, WMO का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही दोस्तों आपको याद होगा अगर आप लोग क्वेश्चन वगैरह फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछ लिया गया था, उसके फंक्शंस के बारे में पूछ लिया गया था। मेंस में सीधा ये क्वेश्चन है, चाहो तो सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना इसके बारे में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है तो इतना हमने पढ़ा। अब सुनिए यहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें एक पर्टिकुलर मीटिंग होती है, एक इसकी बॉडी होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। ये इसी ऑर्गेनाइजेशन की एक सुप्रीम बॉडी है और हर 4 साल में इसकी एक बड़ी बैठक होती है जहाँ पे नए नए पॉलिसीज़, नए नियम, नए रेगुलेशंस, इन सब चीज़ों को लेकर आया जाता है। अच्छा, बैठक होती है तो कौन कौन प्रेजेंट होता है? इसके सभी मेंबर नेशंस प्रेजेंट होते हैं। मेंबर नेशंस, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज इसके सदस्य हैं करंट समय पर, ठीक है। और WMO इसी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों यहाँ पर अपना खुद का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 36 मेंबर्स आते हैं और ये भी हर साल बैठते हैं ताकि नई नई जो नीतियां हैं उसको लेकर आया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। WMO का जो मेन हेडक्वार्टर है उसको सेक्रेटरी जनरल के थ्रू हेड किया जाता है। 4 साल के टर्म के बेसिस पे यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है। तो सेक्रेटरी जनरल आते हैं, 4 ईयर्स के लिए यहाँ पर अपॉइंट करते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं इनके पास में बहुत सारी पावर्स होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, WMO में टोटल मेंबर्स कितने हैं ये तो अभी भी नहीं पता चला हमें। मैं आपको बता दूं टोटल 193 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर WMO के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, जिसमें से 187 तो एग्जैक्ट प्रॉपर मेंबर स्टेट्स हैं। 6 टेरिटरीज ऐसी हैं जो यहाँ पर इस तरह की सर्विसेज को मेंटेन करती हैं। WMO का मेन हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। वैसे लास्ट में टेस्ट मैं भी देने वाला हूँ तो अच्छे से चीज़ों को सुनिएगा। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भी बहुत ज़्यादा काम की है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है दोस्तों प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में। तो एक लेटेस्ट अपडेट आया है, वो अपडेट क्या है ज़रा इसके बारे में बताता हूँ। हुआ क्या, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 इसका जो चौथा एडिशन है दोस्तों, इसको हमने एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के तौर पे रखा है और अभी दुनिया भर से इस वाले प्रोजेक्ट वीर गाथा के अंदर में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के माध्यम से। तो ये प्रोजेक्ट वीर गाथा है क्या, ज़रा सुनिएगा। हमने इस प्रकार का जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसको 2021 में शुरू किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट को शुरू किया गया। हमारा मेन पर्पज़ ये था कि जो गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं, जो हमारे खासकर फ्रीडम फाइटर्स, अगर हम इनको देखेंगे तो इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों में पता चले, एक जुनून रहे ये सब चीज़ों को जानने का कि हाँ किस तरीके से देश को आज़ादी मिली है। लोगों में यहाँ पर जो देश प्रेम है, जो पैट्रियटिज्म है, उसको यहाँ पर बहुत तेज़ी से जगाया जा सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है प्रोजेक्ट वीर गाथा के अंदर में, ठीक है। और इसी को हमने इस आधार पे लॉन्च किया ना। इसमें प्रोग्रेस क्या हुआ है अभी तक, अगर आप देखोगे दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे करके एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे एक चीज़ ये लिखी हुई है कि ये प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 है, 4th एडिशन है, जिसको इस बार यहाँ पे शुरू किया गया है। तो इससे पहले एडिशन 1, 2, 3 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। ये चौथा एडिशन है। दुनिया भर में जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी दुनिया भर बोल रहा हूँ, अपने देश भर में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर ये इंस्पायर करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन दोनों का मिलकर एक इनिशिएटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करवाना, और वो सब स्टूडेंट्स अपने जो थॉट्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे, पैराग्राफ राइटिंग्स, है ना, इन सब चीज़ों को लिखा जाएगा। स्पेशली फ्रीडम फाइटर्स को लेकर स्टूडेंट्स जो है अपने रोल मॉडल के बारे में लिखें, जो गैलेंट्री अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं, जिनको बहादुरी के लिए यहाँ पर अवार्ड मिला है सेना के अंदर में, उनके बारे में जाने, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जाने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी,
फिर काफ़ी सारे इवेंट्स रहे, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्राइबल अपराइजिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे जो इवेंट्स हैं उसके बारे में जानें, उसके बारे में लिखें, सोचें। तो इस थॉट्स को डेवलप करने के ऊपर में ये फोकस किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 के माध्यम से। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में भी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर एक और बहुत ही ज़्यादा काम की खबर है। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में, आज के नहीं कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये पब्लिश है, जहाँ पर जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंडो बर्बीज पेंगोलिन की नई प्रजाति को डिस्कवर कर लिया है और ये नई प्रजाति चर्चाओं में। मैं आपको बता दूं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्या करेंगे, कई बार इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल दूं दोस्तों स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, रीज़न आपको बताता हूँ। रीज़न यहाँ पर यह है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, है ना। स्पीशीज़ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो हुआ क्या है, मैंने आपको बता दिया। न्यूज़ यह है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नई पेंगोलिन की स्पीशी को आइडेंटिफाई किया है। नई पेंगोलिन की प्रजाति मिल चुकी है दुनिया में और उस पेंगोलिन की प्रजाति का नाम है इंडो बर्मीज पेंगोलिन, या साइंटिफिक नेम देखेंगे तो साइंटिफिक नेम है मैनिस इंडो बर्मेनिका। अब क्वेश्चन यह है ये डिस्कवर कहाँ पे की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है। तो चलिए फटाफट पहले हम इस पेंगोलिन वाली स्पीशी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका फोटो आपको बगल में दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो यहाँ पर दोस्तों मैनिस इंडो बर्मेनिका है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन से। देखिए अगर मैं दुनिया में टोटल बात करूं तो ऐसी पेंगोलिन की 8 प्रजातियां होती हैं। 4 आपकी एशिया में पाई जाती हैं, 4 अफ्रीका में पाई जाती हैं। आइए पहले थोड़ा सा यहाँ पे इस फोटो को जूम करके एक बार नज़र मार लेते हैं इस पर। तो भारत के अंदर एशिया में जो 4 ये प्रजातियां पाई जाती हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें है सुंडा पेंगोलिन, ये काफ़ी खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये सिंगापुर में भी देखने को मिलती है। फिर चाइनीज़ पेंगोलिन है, देन उसके बाद इंडियन पेंगोलिन है, इंडिया में पाई जाती है, ये भी खतरे में है लेकिन कम खतरे में है। फिर फिलीपीन पेंगोलिन आपको देखने को मिल जाती है। ये एशिया की 4 प्रजातियां हैं। उसी तरीके से दोस्तों अफ्रीका की देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक बेलाइट पेंगोलिन हो गया, वाइट बेलाइट पेंगोलिन, जायंट ग्राउंड पेंगोलिन, है ना, टेमिनिक ग्राउंड पेंगोलिन, ये अफ्रीका की पेंगोलिन की स्पीशीज़ हैं। तो पता है अब यहाँ पे बात क्या आती है, बात ये आती है इसमें नई प्रजाति और जोड़ लो। अब वो नई प्रजाति कौन सी है, जो नई स्पीशी फाउंड की गई है वो है आपकी इंडो बर्मीज पेंगोलिन। यह भी एशिया वाली कैटेगरी में ऐड होगा। तो बताया जा रहा है एशिया में ऑलरेडी जो चाइनीज़ पेंगोलिन है, इंडियन पेंगोलिन है जो पाए जाते हैं, इससे थोड़ा सा अलग है जेनेटिकली, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश में नई पेंगोलिन की स्पीशी पाई गई है, 8% का जेनेटिक डिफरेंस दोनों के बीच में है। उसके अलावा बताया जाता है कि जो चाइनीज़ पेंगोलिन है दोस्तों इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। हैबिटेट की बात करेंगे तो जो इंडो बर्मीज पेंगोलिन मिला है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर में पाया जाता है। और क्योंकि बर्मीज नाम है तो म्यांमार में भी इसकी कुछ पॉपुलेशन है, नेपाल भूटान तक वैसे इसकी पॉपुलेशन जो है वो फैली हुई है। ठीक है, फिर बात आती है हैबिटेट की। तो हैबिटेट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कौन कौन से रीजन में ये पाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है कि ये जो यहाँ पर इंडो बर्मीज पेंगोलिन है ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है। ऊंचाई पे कहने का मतलब क्या है, मतलब सी लेवल से 180 से लेकर 1830 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये इसमें खास बात है और ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अलग है ये चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन से। इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे पाया जाता है, सी लेवल से 180 से लेकर 1830 मीटर्स की ऊंचाई पे। फिर बात आती है इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आइए देख लेते हैं इसको फिजिकली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिंक कलर का इसका यहाँ पर चेहरा सा नज़र आएगा। ऊपर जो ये स्केल्स है, इसको जो कांटे हैं इसके शरीर पे, इसको बोलते हैं स्केल्स। इसी से यहाँ पर ये अपने आप की सुरक्षा करते हैं जब दूसरा जानवर इनके ऊपर अटैक करता है तो। ठीक है, ये जो स्केल है इस पर हल्का हल्का थोड़ा सा जो ऑलिव ब्राउन कलर है वो भी देखने को मिल जाता है ना, हल्का सा ग्रीनिश ब्राउन जिसको बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये फेस जैसे नॉर्मल पेंगोलिन्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इसका फेस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिंकिश फेस है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। थोड़ा सा पेंगोलिन के बारे में फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि ये जो हमने डिस्कस किया है ये है इंडो बर्मीज पेंगोलिन। अब ऑब्वियसली बात है तो पेंगोलिन की ही प्रजाति, मेन तो ये पेंगोलिन जानवर तो पेंगोलिन ही है ना। तो पेंगोलिन के बारे में ये कुछ 4 से 5 पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बना एग्जाम में तो यहीं से बनेगा। सबसे पहली चीज़, पेंगोलिन अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, अभी हम लोगों ने देख लिया। वैसे 4 प्रजाति इसकी अफ्रीका में है, 4 एशिया में है। अब इसमें कह सकते हैं 8 की बजाय 9 कर दो क्योंकि एक स्पीशी एशिया में बढ़ चुकी है, इंडो बर्मीज पेंगोलिन। इसके कुछ अपने आप में यूनिक फीचर्स हैं क्योंकि बताया यह जाता है कि पेंगोलिन यहाँ पर इकलौता ऐसा मैमल है जिसके ऊपर में ये केरेटिन स्केल्स पाए जाते हैं। ऐसे कांटे आपको देखने को मिलेंगे जिसको कई बार ये डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि दूसरा जानवर इस पर अटैक करने आए तो ये बॉल बन जाता है,
तो यहाँ पर दूसरा जानवर इस पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि इसके बॉडी पे ऑलरेडी इतने सारे कांटे हैं। फिर बात आती है डाइट की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये जो पेंगुलिन होते हैं ना, ये मैर्मको फेगस होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो चींटी हो गई या छोटे मोटे कीड़े हो गए उसको ज़्यादातर ये खाते हैं। इनकी जीभ थोड़ी लंबी सी होती है, स्टिकी टंग होती है, उसी से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कीड़ों को पकड़ते हैं और खा लेते हैं। बिहेवियर की बात करेंगे तो इनका बिहेवियर है फॉसोरियल। फॉसोरियल क्या होता है? इनका मेन पर्पज़ है ज़मीन में गड्ढा खोदना और उस गड्ढे में यहाँ पर रहना। तो गड्ढा खोदना यहाँ पर मेन काम है, ठीक है। फिर बात आती है कंजर्वेशन कंसर्न की। तो कई बार क्या होता है कि ये जो पेंगुलिन आपके सामने प्रेजेंट दिख रहा है या जो पेंगुलिन्स की प्रजातियां हैं, पेंगुलिन्स की स्पीशीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इनका जो ऊपर का ये स्केल है, जो ये कांटे हैं ना, इसमें केराटिन प्रेजेंट होता है, तो इनको निकाल दिया जाता है। कई बार मेडिसिन के अंदर में यूज़ होता है, तो इस वजह से इनको मार दिया जाता है। कई बार यहाँ पे पेंगुलिन को एज अ लग्जरी आइटम यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन काफ़ी बार खतरे में आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी काम का है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल यूथ जो फेस्टिवल है दोस्तों, ये रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में आया। 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक यहाँ पर ये पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब अपडेट आया इसके बारे में। और बोला ये जा रहा है जो भारत मंडपम है न्यू दिल्ली के अंदर में, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर इस पूरे इवेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो इवेंट है कहीं ना कहीं विकसित भारत को पूरी तरह से आगे प्रमोट करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर में हमारा मेन पर्पज़ है जो यूथ हैं, यानी कि नौजवान लोग हैं हमारे देश में, उनको यहाँ पर आगे लेकर चलना, उनकी एक बैठक करवाना, उनको कोई चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं समझाना। तो ध्यान रखना, इस वजह से हम नेशनल यूथ फेस्टिवल को हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हर साल सेलिब्रेट करने के पीछे का मेन पर्पज़ क्या है? सर पर्पज़ है यहाँ पर कि देश के प्रति, देश में एक साथ सब जुड़े रहें, और ये सब काम किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के तौर पे। हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है जिसका मेन पर्पज़ है, मतलब जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एडोलेसेंट डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जो नौजवान लोग हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए यहाँ पर हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, इस फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, क्योंकि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। तो उस बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन बन जाए, क्या है भाई 12 जनवरी को? तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी, उसी दिन हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1985 से अभी तक अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जब भी एक सप्ताह की शुरुआत होती है 12 जनवरी से, 12 जनवरी के बाद जब पूरा सप्ताह शुरू होता है, उस पूरे सप्ताह को हम नेशनल यूथ वीक कहते हैं, क्योंकि 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, प्लस साथ ही साथ में हम लोग इसको स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 12 जनवरी के बाद यहाँ पे जो पूरा सप्ताह है वो नेशनल यूथ वीक कहलाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ऑर्गेनाइजर कौन है? कौन कौन यहाँ पर कह सकते हैं मंत्रालय है जो इस पूरे इवेंट को कह सकते हैं कंडक्ट करता है, मैनेज करता है? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि इस नेशनल यूथ फेस्टिवल का जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। और मैं आपको बता दूं, ये केवल अकेले ही ऑर्गेनाइज नहीं करता है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि हाँ भाई केवल ओनली यही मंत्रालय इस पूरे इवेंट को कंडक्ट करता है, नहीं, इस मंत्रालय के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो हमारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वो भी होस्ट करती हैं। इनका भी यहाँ पर एक रोल रहता है। यहाँ पर भी जो खर्चे हैं वो सेंटर और साथ ही साथ में जिस स्टेट में हो रहा है वो पर्टिकुलर होस्ट स्टेट, इनके बीच में यहाँ पर खर्चे शेयर होते हैं, ठीक है। तो केवल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का यहाँ पर रोल नहीं है, दोनों का रोल है, स्टेट्स का भी रोल है। चलिए फिर बात आती है यहाँ पर जो ये हमारा फीचर्स है बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, जो हमने नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, इसका जो मेन फीचर वो क्या है? नौजवान लोगों को साथ में इकट्ठा करना। इसमें लगभग 7,500 8,000 से ज़्यादा जो यहाँ पे नौजवान लोग हैं वो सब साथ में इकट्ठे होते हैं, अलग अलग स्टेट से इकट्ठे होते हैं, और एक अच्छे आइडियाज़ को प्रमोट करना हमारा मेन पर्पज़ है। और इस बार 2025 में जो ये इवेंट सेलिब्रेट हो रहा है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना। और कहाँ पे हो रहा है ये आपकी बार इवेंट? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाती हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपके सामने। ये टॉपिक इतना काम का है कि यूपीएससी ने 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, मतलब इस टॉपिक से नहीं लेकिन ऐसे टॉपिक से पूछे हुए हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ।
हम आज डिस्कस करेंगे फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। लेकिन फुट एंड माउथ डिजीज़ के साथ-साथ मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में अगेन 2019, 2017, 2016, 2005, 2001 वेरियस क्वेश्चंस यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जीका वायरस, हेपेटाइटिस बी, कॉमन कोल्ड, इन सब को लेकर क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, तो इस वजह से ये आर्टिकल्स रेलिवेंट हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए सर, आज हम ये पहले बात कर लेते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज को हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है, न्यूज़ क्या है। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़ प्रेजेंट है। न्यूज़ ये है कि हाल ही में जर्मनी के अंदर में पहला आउटब्रेक हुआ है। फर्स्ट आउटब्रेक आपको देखने को मिलेगा लगभग 40 साल के अंदर में, जहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज़ वहाँ के बफलो यानी कि भैंसों के अंदर में फैल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये फुट एंड माउथ डिजीज़ चर्चाओं में। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ जो बीमारी है ना, ये स्पेशली यहाँ पर काऊ एंड बफलो को ही परेशान करती है, गाय भैंसों को परेशान करती है। गाय भैंसों के पैर में या उनके मुंह में दोस्तों यहाँ पर ये एक घाव बना देती है। तो इस डिजीज़ का नेचर कैसा है सुनिएगा। ये जो डिजीज़ है ये एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से फैलती है। बैक्टीरियल डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो बीमारी है दोस्तों, ये लाइव स्टॉक यानी जैसे मैंने बोला गाय भैंसों में फैलती है, और इसकी वजह से क्या होता है, गाय भैंसों की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है ना। उसके अलावा यहाँ पर दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे डेयरी इंडस्ट्री पे भी अफेक्ट पड़ता है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन बन जाए कि फुट एंड माउथ डिजीज़ कौन कौन से जानवरों को अफेक्ट करती है, तो केवल गाय भैंस ही नहीं है दोस्तों, इसमें कैटल के साथ साथ स्वाइन है, शीप, गोट्स, ये सब हैं, या फिर दूसरे क्लोवन हूव्ड रेमिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन यह है कि ये क्लोवन रूव्ड एनिमल्स कौन से होते हैं। देखिए, क्लोवन क्या मतलब क्या होता है, इस तरीके के पैर वाले जानवर। आप जैसे यहाँ पे घोड़े का पैर देखोगे तो घोड़े का पैर यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से पैक्ड है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्लोवन हूव्ड की, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे ये पैर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और जो ये गैप है ना बीच में, इसी गैप में दोस्तों घाव बनना शुरू हो जाता है इस फुट एंड माउथ डिजीज़ के अंदर में। और ऐसे ही पैर आपके देखने को मिल जाते हैं कैटल के, स्वाइन, शीप, गोट्स के। समझ रहे हैं। तो ये वाली बीमारी हॉर्सेस, डॉग, कैट इनको अफेक्ट नहीं करती है, समझ रहे हैं। ये स्पेशली जो क्लोवन हूव्ड एनिमल्स हैं उनको ज़्यादातर अफेक्ट करता है। फिर बात आती है कि भाई ये बीमारी है कैसी। तो बोला जाता है कि देखिए, ज़्यादातर जो बीमारी है ना लंबे समय से चल रही है, ठीक कर लिया जाता है, फिर से यहाँ पर ये चर्चाओं में आ जाती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी बुरी तरह से पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमने पहले भी इतिहास में देखा है। आज अगर आप देखोगे तो बताया ये जाता है कि ये जो बीमारी है ये ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज़ है। अगर किसी जगह पे किसी जानवर में ये बीमारी फैल जाती है तो दोस्तों इन एनिमल्स का जो इंटरनेशनल ट्रेड है या इन एनिमल से जो प्रोडक्ट्स बन रहा है उनके ट्रेड के ऊपर में रोक टोक करनी शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं। और आज दुनिया भर में जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका के अंदर में देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो बीमारी आपको देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि इंसानों में फैलती है, इंसानों में नहीं फैलती है, लेकिन हाँ इससे बेसिकली फूड सेफ्टी का खतरा बन सकता है, क्योंकि ये बीमारी जब जानवर को हुई है उससे जो हमें यहाँ पर एक फूड प्रोडक्ट मिल रहा है उससे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यह है इसके पीछे के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ की जब यहाँ पर बात आती है तो बेसिकली एक वायरस है, क्योंकि मैंने आपको बताया वायरल डिजीज़ है। तो वायरस वो कौन सा वायरस है, एप्थो वायरस। एप्थो वायरस पिकॉर्नेविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। इसी वायरस की वजह से फुट एंड माउथ डिजीज़ फैलती है। और मैं आपको बता दूं, इस डिजीज़ के अंदर में 7 प्रकार के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। जैसे यानी कि जैसे वायरस होता है ना, वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, कोविड के वेरिएंट्स आपने पढ़े हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसके 7 अलग अलग वेरिएंट्स आपको नजर आएंगे। जैसे AOC, SA1, SA2, 2, 3, एशिया 1, इस तरीके के यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या अगर हम इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए गाय भैंसों को कोई वैक्सीन दे दें, या फिर कह सकते हैं उनके इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो क्या सभी प्रकार के इन वेरिएंट से लड़ पाएगा? नहीं। जब आप यहाँ पे एक गाय भैंस की इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करोगे ना, तो वो एक बार में केवल एक ही वेरिएंट से लड़ सकता है, केवल एक ही वेरिएंट से लड़ सकता है, दूसरे वेरिएंट से यहाँ पर वो जानवर नहीं लड़ता है, ठीक है। तो दूसरा वेरिएंट यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से बोला जा रहा है ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वाले पर्टिकुलर केस में नजर आती है, जिसको हम बोलते हैं फुट एंड द माउथ डिजीज़। इसका ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है एनिमल्स के अंदर में, है ना। उसके अलावा कई बार ये जानलेवा हो जाता है छोटे जानवरों के लिए। उसके अलावा सिम्टम्स यहाँ पे जो नज़र आते हैं वो बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि जबड़ा वगैरह जो होता है एक बार गाय भैंसों का वो ख़राब सा हो जाता है, छाले पड़ने लगते हैं, है ना, और बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं,
लिक्विड से भरे हुए पिंपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और जब पैर में घाव हो जाता है तो इससे यहाँ पर उस जानवर की चलने की क्षमता कम हो जाती है ना। अब ये सब कुछ प्रॉब्लम जब वो फेस करता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता, जिससे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि वो ज़्यादा जैसे मिल्क वगैरह है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो मिल्क प्रोडक्शन में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है, क्योंकि उस जानवर का ऑलरेडी वेट लॉस हो रहा है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है, उसकी भूख मर रही है, फीवर है, डिप्रेशन है। ये कुछ लक्षण यहाँ पे नजर आते हैं दोस्तों इस फुट एंड माउथ डिजीज़ के अंदर में। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है कि भाई इसमें हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसका कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, क्या ये बीमारी टैकल की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैक्सीन यहाँ पर इसकी अवेलेबल है, लेकिन वो हर एक वेरिएंट के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज़ की जब बात करते हैं तो ये ऐसी पहली बीमारी है जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने एक ऑफिशियल स्टेटस रिकॉग्निशन दिया। आज वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, हर वेरिएंट के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करंट समय पर जो वैक्सीन इस बीमारी के लिए उसको बोलते हैं फुटवैक। तो फुटवैक नाम की वैक्सीन है, लेकिन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये भी दिक्कत है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का एनालिसिस सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइन से वो टॉपिक चर्चाओं में है जहाँ से भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं। और फिर आता है एक सवाल, ये एक क्वेश्चन, एक आर्टिकल ये डाउन टू अर्थ का है, डेजर्ट नेशनल पार्क। मैं आपको क्लियरली बता दूं, डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर अभी 2021 में ही यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, सॉरी 2020 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, क्वेश्चन भी लगा दिया है। समझ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कई बार हम एक सोर्स को फॉलो कर रहे होते हैं ना, द हिंदू के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। पिछले कुछ समय पर ये मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की हैं कि हाँ भाई डाउन टू अर्थ के ये टॉपिक्स हैं, ये बहुत काम के हैं। अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है, सिलेबस का हिस्सा है, तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने ये नहीं बोला है कि आपको ये पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करना है, उसमें बस खाली यहाँ पर आपको एक पोर्शन दे दिया है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है एक न्यूज़पेपर दुनिया भर की हर एक चीज़ कवर कर देगा, बस खाली आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है, एडिटोरियल से थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है। समझ रहे हैं। लेकिन पहले जो स्टेज है एग्जाम की वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस लिख पाओगे। तो इस समय पर जनवरी टू लेकर अगर हम बात करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो इन महीनों में दोस्तों आपको क्लियरली फोकस करना होगा थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड करंट अफेयर पे इन 4 महीनों में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 महीनों से लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल मैंने ये प्रूव किया है वीडियोज़ के अंदर में, ठीक है। तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, जो भी इस साल पेपर दे रहे हैं इस समय पर छोटे छोटे आर्टिकल्स जो हैं बहुत काम के हैं, मैं आपके सामने जगह जगह से लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ से मतलब जो सिलेबस के लिए रेलिवेंट हो। अब सिलेबस के लिए रेलिवेंट नहीं होगा तो यार मैं उसको क्यों पढ़ाऊंगा, मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट करूंगा, तो वो बेकार है, ठीक है। अब चलिए, ये आपका एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुआ एक्चुअली में क्या, हाल ही में एक अपडेट आया, उस अपडेट में ये पता चला कि 12 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर में स्पॉट करे गए हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खतरे में रहने वाली प्रजाति है, तो ये रिसेंटली यहाँ पर पाई गई है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन इसकी अवेलेबल है, कभी भी यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये करंट समय पर बहुत सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं। तो 12 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे नजर आ गए पार्क में, जिस वजह से यहाँ पे हमको पता चला कि हाँ बिल्कुल आज के समय पर हम प्रोटेक्शन सही तरीके से कर रहे हैं, तभी यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन इंप्रूव हो रही है। लेकिन ये कहाँ पे पाए गए हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क में। तो सर डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, सबसे पहले लोकेशन। हमेशा से कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई भी नेशनल पार्क चर्चाओं में तो उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये आपके राजस्थान के अंदर जैसलमेर में है, थार डेजर्ट के पास में। अब ये साइज़ वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई एक वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क की कैटेगरी में इसको कवर किया जाता है। अब डेजर्ट नेशनल पार्क है, थार डेजर्ट है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती होगी, एक्सट्रीमली हॉट और एरिड जोन है, बारिश कम होती है, रेनफॉल यहाँ पर 100 mm से भी कम देखने को मिल जाती है। और क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो थोड़ा सा रेतीला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या देखा कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क है तो रेता प्रेजेंट है, वहाँ पे सैंड प्रेजेंट है, और रेता प्रेजेंट है तो रेत के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तान में जगह जगह पे रेत के टीले होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर जगह जगह पे उठे हुए, है ना। तो सैंड ड्यून्स की अगर हम बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क में, एक खास बात पता है क्या है, इस पूरे नेशनल पार्क का 20% हिस्सा, 20% जो पूरा पार्क है पूरा सैंड ड्यून से ही कवर है, जगह जगह पे रेत के टीले आपको नजर आएंगे। और इस डेजर्ट नेशनल पार्क में एक खास बात और है, इसमें 3 झीलें पाई जाती हैं। एक है आपकी राजबॉग लेक, दूसरी है मलिक तलाव लेक, और तीसरी है यहाँ पर पदम तलाव लेक।
ठीक है, तो इन तीनों झीलों का नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर आता है एक जोरासिक पीरियड का बड़ा कनेक्शन। यूनिक फीचर है डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में कि भाई यहाँ से जुरासिक पीरियड के समय के जो फॉसिल्स है दोस्तों, वो भी यहाँ पर इस पार्क में प्रेजेंट है, ये बताया जाता है। फिर यहाँ का वेजिटेशन देखेंगे, पेड़ पौधों का यहाँ पर एक ग्रुप देखेंगे, तो कह सकते हैं कि थोड़े सूखे पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे, सैंड ड्यून्स नजर आएंगे। और उसके अलावा पेड़ की जब बात करते हैं तो धोक, रोन, सलाई, इस तरीके के पेड़ की स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों फौना, यानी कि एनिमल्स की स्पीशीज़। डेजर्ट नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वजह से ही पॉपुलर है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑलरेडी एक ऐसी प्रजाति है जो हमारे देश से खत्म हो चुकी है, लगभग कुछ मात्रा में बचे हैं, और कुछ मात्रा में जो बचे हैं वो इसी नेशनल पार्क में हैं। समझ रहे हैं, इसलिए इसका रेलिवेंस बढ़ा। उसके अलावा इसी पार्क में अलग अलग प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, जैसे स्पाइनी टेल लेजर्ड, मॉनिटर लेजर्ड, है ना, रॉय स्केल वाइपर, रसल वाइपर को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। क्रेट, तो ये यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, मतलब रेप्टाइल्स हैं स्पेशली, है ना, सांप हैं, लिजर्ड है, तो ये सब यहाँ पर चर्चाओं में रहते हैं, तो ये भी यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई फौना की। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, इसके रेफरेंस में आपके पास पे 3 स्टेटमेंट से बताइए, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पहला आपसे पूछा गया है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क, क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर, तो क्या ये सही बात है? तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, ह्यूमन हैबिटेशन भी इस रेंज में है। थार डेजर्ट में आप लोग देख पाओगे, डेजर्ट नेशनल पार्क में भी काफ़ी से लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये गलत है, बट तीसरा सही है। तीसरा अगेन सही है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर। ये खबर बेसिकली एडिटोरियल है। काफ़ी दिनों से मैं एडिटोरियल अभी डिस्कस नहीं कर रहा था, क्योंकि एडिटोरियल यार काम के नहीं आ रहे थे। सुनो, अभी एक बात मेरी सुनना, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, सर आपने बहुत सारी शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस कर दी है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही है, हम खुद क्वेश्चन लगा रहे हैं, इस जगह पे हम टेस्ट दे रहे हैं, तो चीज़ें फंस रही हैं, लेकिन आप एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर रहे। एडिटोरियल ऐसे टॉपिक पे पब्लिश करे जाते हैं, इवन आज भी आप पेपर देखोगे ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल पब्लिश करे गए हैं जिस पे हम ऑलरेडी मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यार, है ना। अभी यहाँ पर जो आर्टिकल है, जो माइग्रेशन है उसको लेकर यहाँ पर चर्चाओं में है। उसके अलावा आज आप आर्टिकल देख पाओगे, आज एक एडिटोरियल है वो प्रवासी भारतीय दिवस, उसके बारे में बात हो रही है। इतनी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। कुछ यूनिक चीज़ें चर्चाओं में तो उसे पढ़ लो, क्योंकि साथ में रिवीजन तो लास्ट में करना ही है आपको, तो रिवीजन करोगे तो उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी, कुछ यूनिक चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात हो रही है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में। तो ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुई है, ये एडिटोरियल है, तो अच्छे से सुनिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दिसंबर 2024 का डेटा आया है अपने पास, क्योंकि हम तो जनवरी 2025 में एंटर कर चुके हैं, इसके भी यहाँ पर 14-15 दिन निकल रहे हैं। तो दिसंबर 2024 में हमने जो कच्चा तेल मंगाया है, इंपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है भारत 85% से 95% के आसपास जो पेट्रोल की ज़रूरत है वो इंपोर्ट करके पूरा करता है, और हम कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल को मंगाते हैं। तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वेस्ट एशियन कंट्रीज से, वो दिसंबर 2024 में बढ़ गया है। कहोगे बढ़ गया है मतलब ये है कि आपको ये याद होगा फरवरी 2022 का समय। कहोगे क्या स्पेशल हुआ था? भाई रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा था, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया था, तब से ये वॉर अभी तक चल रहा है, सिचुएशन अभी तक गंभीर है। तो बीच में यहाँ पर जब रशिया पे सैंक्शन लगे तो रशिया ने डिस्काउंट में, कहाँ पे डिस्काउंट में हमें कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया, और हमें अच्छा मौका मिला, हमने डिस्काउंट में भर भर के रशिया से कच्चा तेल परचेज किया। व्यापार की लिस्ट में एकदम से रशिया टॉप पे आ गया, क्योंकि रशिया से ढेर सारा कच्चा तेल हम परचेज कर रहे थे। लेकिन अब ठंड बढ़ रही है ज़्यादा, रशिया में दोस्तों यहाँ पर एनर्जी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। एनर्जी की डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से रशिया ने अभी यहाँ पर ये जो कच्चा तेल है इसके एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कम कर दिया दिसंबर 2024 में, यानी पिछले महीने की बात हो रही है। इस वजह से ये चर्चाओं में है कि दिसंबर 2024 में दोस्तों यहाँ पे रशिया से हमने थोड़ा सा कम ऑयल परचेज किया है। अभी तक 2023-24 को देखोगे बहुत सारा, सबसे नंबर 1 पे हम रशिया से तेल परचेज कर रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई तो रशिया ने सप्लाई कम कर दी। तो इंडिया वापस से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पे के पास जा चुका है, और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली हमने इराक और यूएई से, सऊदी अरेबिया से भी परचेज किया है, बट सऊदी अरेबिया थोड़ा सा महंगा तेल बेच रहा है इस समय पर, तो इराक या यूएई से दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये तेल को परचेज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये है बेसिकली दिसंबर 2024 की रिपोर्ट।
तो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट के बारे में पूछा जाए तो ये डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट है कि हाँ, इराक और सऊदी अरेबिया एक समय पर भारत के ये कच्चे तेल के सबसे बड़े सप्लायर हुआ करते थे, लेकिन 2022 के बाद से रशिया ने यहाँ पे डिस्काउंट्स में हमको कच्चा तेल बेचा, तो हम लोग लगातार वही तेल परचेस करते चले गए और हमने सभी जगह पे चीज़ों को रिप्लेस करके एक बड़ा बेनिफिट कमाया है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। रशिया ने यहाँ पर इस सप्लाई को कम कर दिया है। इस वजह से पहली बार हम ये देख पा रहे हैं दिसंबर 2024 में भारत ने रशिया से जो तेल परचेज करने की एक पूरा सीरीज को तैयार कर लिया था, वो उसमें गिरावट आई दिसंबर 2024 यानी पिछले महीने में। ठीक है, क्योंकि नवंबर के महीने में हमने 38% के आसपास ये जो ऑयल है वो यहाँ पे परचेज किया, तो दिसंबर 2024 में दोस्तों ये कम होकर 31% के आसपास हो गया है। क्योंकि अब रशिया हमको वापस से तेल नहीं देगा, तो आने वाले समय पर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर में हमारा एक और डिपेंडेंसी वापस से बढ़ जाती है, या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो बेसिकली रोल है भारत के लिए वो बढ़ जाता है। जब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया में, तो दोस्तों इराक ऐसा देश है जिसके पास में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रेजेंट है वेस्ट एशिया में, और इराक से ही हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं। आप देखोगे तो इराक से शेयर बढ़ चुका है। नवंबर में इराक से हमने 18.7% के आसपास क्रूड ऑयल परचेज किया था, जबकि दिसंबर में दोस्तों यहाँ पर ये बढ़कर 24% हो गया। क्यों? क्योंकि रशिया हमको नहीं बेचा तो हम चले गए इराक से लेने। और उसी प्रकार से यूएई से भी दोस्तों हमने ये देखा कि नवंबर में हमने 9.2% परचेज किया था, दिसंबर में यहाँ से भी बढ़ा दिया हमने अपना इंपोर्ट। एंड सिमिलर कंडीशन सऊदी अरेबिया पे भी अप्लाई होती है। सऊदी अरेबिया से भी इंपोर्ट बढ़ा है, लेकिन 4.4%, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो तेल है वो अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। ठीक है, लेकिन रशिया जो हमको तेल बेच रहा था वो बहुत ही सस्ता था। आप इमेजिन करो, सऊदी अरेबिया का जो अरब लाइट तेल है उससे $5.5 पर बैरल के हिसाब से सस्ता तेल रशिया हमको दे रहा था। तो हमारे पास में मौका था, हमने भर के परचेज किया, बट अब सिचुएशन हो चुकी है बदल, तो हमें उसके हिसाब से ही अपने आप को भी अपडेट करना होगा। समझ रहे हैं? तो वेस्ट एशिया की साइड में हम चले गए और जाना भी पड़ेगा। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यह है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है। कच्चे तेल के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है कच्चे तेल का। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर दुनिया में इन कच्चे तेल के प्राइसेस में कहीं पर भी डिफरेंस आएगा, ऊपर नीचे प्राइसेस अगर हुए, तो इसका सीधा असर इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया पे महंगाई आ जाएगी अगर यहाँ पे तेल के प्राइसेस बढ़ गए तो। समझ रहे हैं? ये है यहाँ पर पूरा का पूरा मामला। चलिए अब आते हैं आगे आपकी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी, देखते हैं कितना कुछ आपको याद है और किस तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके सीक्वेंस लिखना शुरू करो और आंसर लिखना शुरू करो, क्योंकि एक एक करके क्वेश्चन बता रहा हूँ, लास्ट में आपको आंसर दूंगा ताकि आप चेक कर सको, मैच कर सको कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। स्कोर लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। नो डाउट दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो लास्ट में मैं इन सभी क्वेश्चंस का एक पूरा कंपाइलेशन, पूरे महीने के सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मजबूत हो जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर जो है देख लेते हैं सवाल को। ये बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गल्फ ऑफ मैक्सिको आर करेक्ट। इन तीनों में से वो कौन सा स्टेटमेंट है गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर जो बिल्कुल सही है? पहला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन के साथ में जुड़ता है युकटन चैनल के माध्यम से। दूसरा, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, कई बार इसको हम मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, जो मिसिसिपी नदी है दोस्तों वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके खाली होती है। तो बताइए तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी 2 ओनली। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 3 स्टेटमेंट, बताइए कौन सा सही है? पहला, WMO को बनाया गया था 1950 में और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करके WMO हमारे पास में आया है। दूसरा स्टेटमेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 150 मेंबर कंट्रीज़ हैं और बाकी इसकी टेरिटरीज़ हैं। तो बताइए तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, या फिर डी 1, 2 एंड 3, यानी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला प्रश्न बात करता है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रोजेक्ट वीर गाथा एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वो कौन सा मंत्रालय है जिसने प्रोजेक्ट वीर गाथा को लॉन्च किया है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है उसको लॉन्च करने का। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि भाई ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है और मेन पर्पस क्या है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, यहाँ पे मेन पर्पस है कि लोगों में देशभक्ति जगाना, बच्चों में उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस है भारत के कल्चरल हीरोज़ को सपोर्ट करना। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है जहाँ पे मेन पर्पस है हम मिलिट्री स्किल्स के अंदर में अपने यूथ को ट्रेन कर सकें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिफरेंशिएट द इंडो बर्मीज पेंगोलिन फ्रॉम द अदर पेंगोलिन स्पीशीज। पता है ना, मैंने आपको 8 पेंगोलिन की स्पीशीज के बारे में पढ़ाया जिसमें से 4 आपकी यहाँ पर एशिया की पेंगोलिन स्पीशीज हैं और बाकी यहाँ पर 4 स्पीशीज अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो आपकी अफ्रीका की हैं। ये अभी हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो सर ये बताइए एक नई स्पीशी यहाँ पर मार्केट में आई है जो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली यहाँ पर डिस्कवर की गई है जिसका नाम है इंडो बर्मीज पेंगोलिन। तो ये जो इंडो बर्मीज पेंगोलिन है ये बाकी सारी पेंगोलिन की स्पीशी से अलग कैसे है ज़रा ये बताना है। स्टेटमेंट 1 ये बोलता है क्योंकि ये जेनेटिकली अलग है चाइनीज़ और इंडियन पेंगोलिन से। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है क्योंकि ये जो स्पीशी है इंडो बर्मीज वाली ये काफ़ी ऊंचाई पे पाई जाती है, सी लेवल से 180 से लेकर 830 मीटर्स की ऊंचाई पे। तीसरा ये बोलता है ये इसलिए अलग है क्योंकि ये जो पेंगुलिन की स्पीशी है ये प्राइमरीली फॉस्फोरियल है और साथ ही साथ में पेड़ों पे रहती है। तो बताइए तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अगला क्वेश्चन बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल को लेकर बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इस फेस्टिवल को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट, इस पूरे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से और केवल यही मंत्रालय, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है सोलली, केवल यही मंत्रालय यहाँ पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है और कोई नहीं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है 2025 का, इस बार इसका जो मेन थीम है वो है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली या फिर डी 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर लिखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फुट एंड माउथ डिजीज इज आर करेक्ट। फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए तीनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर कैटल, शीप और गोट्स को अफेक्ट करती है लेकिन ये हॉर्स, डॉग और कैट के ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये बीमारी एक वायरस है जिसका नाम है एप्थो वायरस, इसकी वजह से फैलती है और ये वायरस यहाँ पर पिकोरनेविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। थर्ड स्टेटमेंट कि जो वैक्सीन है यहाँ पर इस बीमारी की वो इम्यूनिटी देती है क्योंकि इस वायरस के अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स हैं। तो अगर आपने वैक्सीन दे दी इस बीमारी को लेकर तो वो वैक्सीन सभी वेरिएंट्स को मार देती है, सभी वेरिएंट्स के अगेंस्ट में यहाँ पर जानवरों को इम्यूनिटी देती है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क रिसेंटली चर्चाओं में है, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये राजस्थान के जैसलमेर में थार डेजर्ट के पास में लोकेटेड है। दूसरा कि इस नेशनल पार्क के अंदर में जो सैंड ड्यून्स है, इस पूरे पार्क में 50% जो इसकी जगह है वो केवल सैंड ड्यून से भरी हुई है, रेत के टीले से भरी हुई है। थर्ड स्टेटमेंट कि जो फॉसिल्स हैं दोस्तों, जुरासिक पीरियड के कुछ फॉसिल्स जो हैं वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में फाउंड करे गए हैं। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, आखिरी क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर इंडियाज रिड्यूस्ड क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इन दिसंबर 2024। तो लास्ट मंथ जो निकला है दिसंबर 2024 का, इस पर्टिकुलर मंथ में आखिरकार वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भारत ने इस कच्चे तेल के इंपोर्ट को कम कर दिया है। कारण नंबर 1, क्या
हम लोगों ने यहाँ पर वेस्ट एशिया की साइड से जो ऑयल है वो डिस्काउंट में मिल रहा था, इस वजह से हमने दिसंबर 2024 में रशिया से कम खरीदा, वेस्ट एशिया से ज़्यादा खरीदा। या ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रशिया की रिफाइनरीज ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी पे काम कर रही हैं तो उनके देश में खुद डिमांड बढ़ गई, तो इस वजह से उन्होंने सप्लाई कम कर दी है। या ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, इस वजह से हमने रशिया से कम परचेज़ किया। या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने इससे कम परचेज़ किया। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न बात करता है विच वेस्ट एशियन कंट्री हैड द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में हमने कौन सी वेस्ट एशियन कंट्री है इन चारों में से जिससे सबसे ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट किया है। ऑप्शन नंबर है यूएई, बी सऊदी अरेबिया, सी इराक, या फिर डी कतर। बताइए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही दिए होंगे। चलिए अब एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको रीचेक करना, मैच करना, कितने सही किए हैं कितने गलत किए, और स्कोर लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए सर। पहला क्वेश्चन पूछा गया गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर बताइए 3 स्टेटमेंट है, कौन से सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। कहोगे कैसे। पहला, क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन के साथ में यूकाटन चैनल से जुड़ता है। नहीं, यूकाटन चैनल से तो वो कैरेबियन सी से जुड़ता है, अटलांटिक ओशन से तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के माध्यम से जुड़ता है। पता है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बट दूसरा, क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का बड़ा गल्फ है और इसको मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिका बोलते हैं। सही बात है। मिसिसिपी नदी इसमें खाली होती है, ये भी सही है, तो सेकंड एंड थर्ड सही है, तो बी सेकंड एंड थर्ड ओनली। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आपका 1 एंड 2 ओनली। पहला, हाँ इसको 1950 में बनाया गया था आईएमओ के बाद में। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। तीसरा गलत है क्योंकि इसके 150 नहीं 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय है जिसने प्रोजेक्ट वीर गाथा को लॉन्च किया है और उस मंत्रालय का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एजुकेशन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट वीर गाथा को लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पज़ है स्टूडेंट्स के अंदर में देश प्रेम को जगाना। फिर थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंडो बर्मीज पैंगोलिन के बारे में कि बताइए 3 स्टेटमेंट दिए हैं तीनों में कि इंडो बर्मीज पैंगोलिन बाकी दूसरी पैंगोलिन की प्रजाति से अलग कैसे है। तो इसमें कैसे आपने लिखना होगा। पहला, क्या ये जेनेटिकली अलग है चाइनीज़ और इंडियन पैंगोलिन से। जी बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक्स डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। दूसरा, क्या ये सी लेवल की से मतलब समुद्र के स्तर से काफ़ी ऊंचाई पे पाया जाता है, इस वजह से ये अलग है बाकी सारी पेंगोलिन स्पीशीज से। जो बिल्कुल ये भी सही बात है, आपको बताया था इसके बारे में। तीसरा, क्या ये फॉसोरियल है। हाँ फॉसोरियल तो है, ठीक है, गड्ढा वगैरह खोद के रहते हैं लेकिन पेड़ों पे नहीं रहते, तो इस वजह से यहाँ पे थर्ड वाला गलत है, बट फर्स्ट एंड सेकंड सही है। देन ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए नेशनल यूथ फेस्टिवल को लेकर इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, भाई मतलब इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब पढ़ा ही चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी इसका 1 एंड 3 ओनली करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाँ इसको हम 12 जनवरी के बाद जो पूरा सप्ताह है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है, सही है। दूसरा गलत है, क्यों कहोगे आप, सही तो है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ही तो यहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, यही तो बताया था आपने। हाँ ये बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि केवल सोलली, एक वर्ड ने गेम बदल दिया, कि केवल और केवल इस मंत्रालय के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नहीं, इस मंत्रालय के बाद जो होस्ट स्टेट है, जिस स्टेट में होस्ट किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर खर्चा करता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, बट थर्ड वाला यहाँ पर सही है, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी अगेन 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फुट एंड माउथ डिजीज इज आर करेक्ट। इन तीनों में से वो कौन सा स्टेटमेंट है फुट एंड माउथ डिजीज को लेकर जो कि सही है, ज़रा इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि हाँ बिल्कुल ये बीमारी कैटल, शीप, गोट्स, स्पेशली जो क्लोव्ड हूफ्ड वाले जो यहाँ पर पैर होते हैं उस जानवर को अफेक्ट करता है। दूसरा भी सही है कि हाँ भाई ये जो वायरस है एप्टो वायरस, इसकी वजह से बीमारी फैलती है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि इस वायरस में मैंने आपको बताया ढेर सारे इसके वेरिएंट्स हैं। जब आप वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन केवल एक वेरिएंट को मारती है, हर एक वेरिएंट को ख़त्म नहीं करती। तो जो इम्यूनिटी मिलती है एक पर्टिकुलर जानवर को, वो एक वेरिएंट के अगेंस्ट में ही मिल सकती है, 2-3 वेरिएंट के अगेंस्ट में एक साथ नहीं मिल सकती। तो थर्ड वाला गलत है, बट फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, राजस्थान जैसलमेर यहाँ पर लोकेटेड है, सही बात है। दूसरा,
डेजर्ट नेशनल पार्क में जो सैंड ड्यून्स है, रेत के टीले हैं, 50% पूरा पार्क का हिस्सा रेत के टीले से कवर है। नहीं, 50% नहीं, केवल 20%। तो इस वजह से सेकंड गलत है। बट थर्ड सही है कि हाँ बिल्कुल जुरासिक पीरियड के समय के कुछ फॉसिल्स इस पर्टिकुलर रीजन में फाउंड करे गए। तो ऑप्शन नंबर भी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरकार वो प्राइमरी रीजन कौन सा है जिसकी वजह से भारत ने कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है वो रशिया से कम कर दिया है दिसंबर 2024 में? उसके पीछे का रीज़न यह है क्योंकि रशिया में खुद यहाँ पर इस तेल की डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने की वजह से रशिया के जो रिफाइनरीज़ हैं वो यहाँ पर हायर कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पर इस वजह से उन्होंने ये तेल बेचना कम कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेस्ट एशियन कंट्री हैड द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में वो कौन सा वेस्ट एशियन कंट्री है जिससे सबसे ज़्यादा कच्चा तेल हमने परचेस किया? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इराक। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डीपली कवर कर लिए हैं, तो मज़ा आया। नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपका स्कोर है प्लीज़ उसको एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना है, 100% लिखना है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।